आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम हिंदी के पेपर के बारे में बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना होता है, फिर हमें उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और सबसे ज़्यादा इजी ये गद्यांश ही होता है। इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। भारत में लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। सदियों से इन आदिवासी रहते हैं। भारत में क्या है कि लगे हुए जो समुद्र उसमें 500 से अधिक क्या है द्वीप हैं और सदियों से इनमें कौन रह रहा है आदिवासी। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह होती है। आदिवासियों की जीवन शैली कैसी होती है, जो पाषाण युग के लोग थे ना उनके जैसी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है चावरा द्वीप। ये भी याद रखो कि अंडमान निकोबार में कौन सा द्वीप है, तो चावरा द्वीप कैसा है, बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। कार निकोबार इस द्वीप समूह का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है और कार निकोबार के वासियों ने चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। इसमें बताया जा रहा है कि कार निकोबार है उस द्वीप समूह का क्या है सबसे महत्वपूर्ण द्वीप होता है और इसकी जो चावरा द्वीप की खोज है किसने की थी, बड़ी रोमांचक तरीके से हुई थी। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीजों को खोजने और जानने का रहा है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य जो है वो क्या करता है कि हमेशा नई नई चीजों को खोजना चाहता है और उसके बारे में जानना चाहता है और इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया था। इसके लिए समुद्र यात्रा एक भारी समस्या थी। तब तक इन आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। जब ये तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब कई दिमाग सक्रिय हो उठे और निकोबारियों पर एक ही धुन से मार्क रहने लगे। कुछ ना कुछ किया जाए, तरह तरह के प्रयोग होने लगे और अचानक कुछ लोगों का ध्यान आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह कैसे करने लगती है, तैरने लगती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ काटकर उसे छीना प्रारंभ किया। इस तरह से काटा, उसका आकार छोटा किया, गोलाई कम की, पानी पर तैराकर देखना शुरू किया। इससे उन्हें संतुलन की कला जो थी वो समझ में आई और आखिरकार एक छोटी सी नाव बना ली। नाव का नाम दिया गया केनो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत से सटे समुद्र में कितने द्वीप हैं। ऑप्शन ए है केवल 500, ऑप्शन बी है 500 से कम, ऑप्शन सी है 500 से अधिक, ऑप्शन डी है 5000 से अधिक। तो देखिए इसमें हमारा दिया गया होगा कि कितने नहीं थे। इसमें देखिए ये दिया है कि भारत में लंबे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं और यही पूछ रहा है कि कितने द्वीप हैं, तब 500 से अधिक है। कहाँ है 500 से अधिक, तुम्हारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसने हमसे पहले कह दिया कि गद्यांश से देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी है कार निकोबार, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है मालदीव। तो देख लीजिए चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है। इसमें दिया गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा द्वीप अत्यंत खूबसूरत है चावरा द्वीप। कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। देख लीजिए अंडमान निकोबार कहाँ दिया गया, ये दिया गया है कि चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है, तो अंडमान निकोबार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गद्यांश से देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी भी होते हैं, आप इजिली इनके आंसर दे सकते हैं। हिंदी तो काफी इजी आती है सीटेट के पेपर में। चावरा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा और अत्यंत खूबसूरत द्वीप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे प्रमुख कारण है डैश। ऑप्शन ए है मनुष्य का मनमोजी स्वभाव, ऑप्शन बी है मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव, ऑप्शन सी है मनुष्य की आराम परस्ती, ऑप्शन डी है मनुष्य की श्रमशीलता। तो ये आराम परस्ती वगैरह कुछ होगा नहीं, ना ही मनमोजी स्वभाव होगा, तो होगा क्या, जरा हम भी देख लेते हैं हमारे गद्यांश में कि क्यों नई नई चीजों की खोज की गई थी। तो इसमें हमें दे भी रहा है कि ये देखिए ये दिया गया है कि मनुष्य का स्वभाव नई नई चीजों को खोजने और जानने का रहा है और इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक है। तो क्या मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव, मनुष्य बहुत ज्यादा ही जिज्ञासु था, इसीलिए उसने नई नई चीजें खोजी थी, ठीक है। मनमोजी नहीं था, आराम परस्ती होगा, कैसे खोज पाएगा, तो जिज्ञासु ही था। श्रमशीलता भी होता है लेकिन जिज्ञासु नहीं होगा तब तक वो चीजों को नहीं खोज पाएगा, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कह रही है कि नई नई खोजों का सिलसिला स्टार्ट होने के पीछे प्रमुख कारण यह था कि मनुष्य का स्वभाव कैसा था, जिज्ञासु, और इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि डैश। ऑप्शन ए है कि समुद्र का आकार विशाल है, ऑप्शन बी है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ऑप्शन सी है कि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था और ऑप्शन डी है उन्हें नाव तैराना नहीं आता था। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
सी कि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। इन आदिवासियों के लिए समुद्र की यात्रा बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था और धीरे धीरे उन्होंने नाव बनाना सीख लिया था और अपनी समस्या को हल कर लिया था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि इन आदिवासियों के लिए समुद्र की यात्रा करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि उन्हें नाव बनाना ही नहीं आता था। उसके बिना खोजों का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सकता था, और जब तक एक दिशा से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, तब तक वो चीजों को खोजेंगे कैसे? इसीलिए नाव बनाने की स्टार्टिंग की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि केनो नाव किससे बनाई गई? ऑप्शन ए है नारियल के पत्ते से, ऑप्शन बी है नारियल के तने से, ऑप्शन सी है नारियल के रेशों से, और ऑप्शन डी है नारियल के फल से। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नारियल के तने से। ठीक है, कैनो नाव किससे बनाई गई थी? नारियल के तने से। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कैनो नाव जो है वो नारियल के तने से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से डेश विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है छोटी नाव, ऑप्शन बी है कुछ लोग, ऑप्शन सी है नई चीज, और ऑप्शन डी है खूब प्रसन्न। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, खूब प्रसन्न। ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। जबकि छोटी नाव की विशेषता क्या है कि वे छोटी है, ये तो विशेषण विशेष्य है। कुछ लोगों की विशेषता क्या है कि वे कुछ है, ये भी है। नई चीजों की विशेषता क्या है कि वे नई है, लेकिन खूब प्रसन्न ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे विशेषण विशेष के उदाहरण है छोटी नाव, कुछ लोग और नई चीज। नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खूब प्रसन्न। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो खूब प्रसन्न है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प जो है वो इसके उदाहरण है विशेषण और विशेष्य के। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होती है उन्हें हम विशेषण कहते हैं, जैसे कि नीला, सुंदर, खट्टा, लोभी। ये सब क्या है? विशेषण है, क्योंकि इन शब्दों से हमें क्या पता चले कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, और विशेषण क्या होता है? जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अच्छा, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं विशेष। जैसे कि सविता सबसे लंबी लड़की है, उदाहरण में संज्ञा सविता की विशेषता बता रही है कि सविता कैसी है, सबसे लंबी लड़की है, तो सविता क्या होगी? विशेष होगी। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता होता है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से समूह से भिन्न कौन सा है? ऑप्शन ए है द्वीप, ऑप्शन बी है विद्वान, ऑप्शन सी है द्विज, ऑप्शन डी है देना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, देना। ठीक है, इसमें से जो ये द्वीप है, विद्वान है और द्विज है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जबकि देना है ये क्रिया है। ठीक है, इसीलिए अलग हो जाएगी इन सबसे। हमारी व्याख्या कह रही है कि देना शब्द क्या है? समूह से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो द्वीप है, विद्वान है, द्विज है, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि जो ये देना है ये क्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची डैश। ऑप्शन ए है जलधि, ऑप्शन बी है जलद, ऑप्शन सी है जलज, ऑप्शन डी है अम्बु। देखो, ये हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची से पूछ लेता है, भिन्न से पूछ रहा है, गंधांश से पूछ लेता है। ठीक है, विशेषण विशेष से पूछ लेता है। तो इन सबको अच्छे से याद करके जाना। जलद की बात करें तो एक किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। और जलद मतलब होता है बादल, जलज मतलब होता है कमल। समुद्र का पूछा तो समुद्र का पर्यायवाची है जलद, और बादल का है जलद, और जलज किसका है? कमल का है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समुद्र के पर्यायवाची होते हैं सागर, पयोधि और उदधि। कौन कौन से? सागर, पयोधि, उदधि, पारावर, नदीस। नदीस मतलब नदी के ईश्वर मतलब भगवान, तो समुद्र ही होगा। नदीस, जलधि मतलब जल देने वाला, वरिधि और नीर निधि। ठीक है, नीर निधि, नीर मतलब पानी, निधि ठीक है नीर निधि। तो सागर, पयोधि, उदधि, बारावर, नदीस, जलधि, वरिधि और नीर निधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। जबकि अगर बादल का पूछा है तो जलधर यानी जल को धारण करने वाला, जलद यानी कि जल को प्रदान करने वाला, मेघ, अभ्र, घन और बारिधर, ये कब किसके हैं? बादल के। जबकि आकाश का पूछे तो नभ, व्योम, अंबर, गगन, आसमान, ये सब किसके होते हैं? आकाश के पर्यायवाची। ठीक है, तो सब याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्र के हैं सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीस, जलधि, वरिधि और नीर नदी। बादल के हैं जलधर, जलद, मेघ, अम्बर, घन और बारिधर। और आकाश के हैं नभ, व्योम, गगन और अंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन ए है ये विधानवाचक है, ऑप्शन बी है संकेतवाचक है, ऑप्शन सी है इच्छावाचक है, और उसमें
ऑप्शन डी है विस्मृतिवाचक है। तो कई दिमाग सक्रिय होठे एक ऐसा ही विधानवाचक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही है कि कई दिमाग सक्रिय हो उठे अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य विधानवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। वह वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वे कैसे वाक्य कहलाते हैं? विधानवाचक। ऐसे वाक्य जिससे हमें किसी प्रकार की जानकारी मिले तो विधानवाचक होते हैं। और वाक्य के कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। जैसे मेरा काम खत्म हो गया, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विस्मृतिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हम चाह, जरूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना और आशीर्वाद का बोध होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक। जैसे कि आपकी यात्रा शुभ हो, एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें चाह, जरूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना और आशीर्वाद का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक गद्यांश दिया जाता है और एक दिया जाता है काव्यांश और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी की पेडागोजी के भी 15 होते हैं। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। हमारा काव्यांश कह रहा है कि जला अस्थियां बारी बारी छटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिया बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जे बोल, जो आगढ़ लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल। कलम आज उनकी जे बोल। ये हमारा काव्यांश है। इसके आधार पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि यह कविता किन लोगों को समर्पित है? ऑप्शन ए है जे बोलने वालों को, ऑप्शन बी है लेखक और कवियों को, ऑप्शन सी है मातृभूमि है प्राणों की आहुति देने वालों को, ऑप्शन डी है मातृभूमि है धन दौलत कमाने वालों को। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, मातृभूमि है प्राणों की आहुति देने वालों को यह कविता समर्पित है। ठीक है, वे लोग जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण दे सकते हैं उन्हें ये कविता समर्पित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में पुण्य वेदी से क्या आशय है? ऑप्शन ए है पवित्र वेदी, ऑप्शन बी है पुण्य की वेदी, ऑप्शन सी है बलिदान की वेदी, ऑप्शन डी है विवाह की वेदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिदान की वेदी। पुण्य की वेदी से आशय है कविता में बलिदान की वेदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में पंक्तियों का कौन सा भाव है? ऑप्शन ए है करुणा, नहीं करुणा तो बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है, ऑप्शन बी है वीरता, ऑप्शन सी है भयानक, ये भी नहीं दर्शा रहा था, और ऑप्शन डी है हास्य, भी नहीं, हंस तो कोई रहा ही नहीं था। ये सब वे कह रहे थे वीरता की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा वीरता। कविता की पंक्तियों में वीरता का भाव है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कविता की पंक्तियों में किसका भाव है? वीरता का। रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता में किसके द्वारा लिखी गई? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इसमें देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना से परे देशभक्तों के द्वारा बलिदान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल जलकर बुझ गए से आशय होता है कि दियों का जलकर बुझ जाना, ऑप्शन बी था कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त होना, ऑप्शन सी था कष्ट सहकर स्वतंत्र हो जाना, और ऑप्शन डी था ये तूफानों से दियों का बुझ जाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो जाना। जल जलकर बुझ गए से आशय होता है कि कष्ट सहकर क्या करना, कि वीर गति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जल जलकर बुझ गए से आशय है कि देशभक्तों के द्वारा कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समूह से भिन्न शब्द है। ऑप्शन ए है बोल, ऑप्शन बी है मोल, ऑप्शन सी है खोल, ऑप्शन डी है डोर। तो आप देख रहे होंगे इसमें बोल में लास्ट में ला आ रहा है, मोल में लास्ट में ला आ रहा है, खोल में लास्ट में ला आ रहा है, लेकिन डोर में लास्ट में रा आ रहा है। तो इन सबसे भिन्न ही हो जाएगा। तो भिन्न ही पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि बोल, खोल, मोल ये सब है, इनमें लाला आ रहा है और डोर में रा आ रहा है। तो ये सब समूह से कैसे है? भिन्न है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि डोर शब्द समूह से भिन्न है क्योंकि इसके अंत में रा है, जबकि विकल्प के अन्य शब्दों के अंत में ला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बारी बारी, ऑप्शन बी है जे बोल, ऑप्शन सी है लघुदीप, ऑप्शन डी है जलास्तियां। तो विशेषण विशेष का बताओ कौन सा उदाहरण, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि विशेषण विशेष का बता रहा है। दीप कैसा है? लघु है, लघु मतलब छोटा है, दीप मतलब दीप, तो दीप कैसा है? लघु छोटा है, तो विशेषण विशेष का उदाहरण है, जबकि ये सब नहीं है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लघु दीप विशेषण विशेष का उदाहरण है, जबकि अन्य विकल्प असंगत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 7 की शिक्षिका
एक पंक्ति कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीर बनाने के लिए कहती है। बे ऑप्शन ए है कि अपने कार्यों को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है। ऑप्शन बी है कि भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन डी है कि भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये क्लास 7 की जो टीचर है वो एक कविता है, एक पंक्ति, ठीक है, उसके पठन के उपरांत उसे पढ़ाने के बाद क्या कर रही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सूखी पत्तियां जो होती है उनसे विभिन्न जानवरों की क्या बना रही है, तस्वीरें बना रही है। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि भाषा के साथ कला को क्या कर रही है, समेकित कर रही है। ठीक है, इसने पहले पोएम पढ़ा दी टीचर ने, उसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स के साथ पत्तियां होती हैं उनसे जानवरों को बना रही है। तो वो क्या कर रही है कि भाषा के साथ साथ, लैंग्वेज के साथ साथ कला को भी समेकित कर रही है। इससे बच्चों को ज्ञान हो जाएगा उस जानवर के बारे में, ठीक है, अच्छे से उसके पता चल जाएगा, उसके ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि क्लास 7 की शिक्षिका एक पंक्ति कविता के पठन उपरांत पढ़ाने के बाद कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की क्या बना रही है, तस्वीर बना रही है। इससे शिक्षिका शिक्षार्थियों से भाषा के साथ साथ कला को भी समेकित कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे ऑप्शन ए कि प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। मतलब हमारी जो क्लासरूम चल रही है इसमें क्या है कि प्रकृति में बहुभाषिक है, मतलब अलग अलग भाषा के लोग पढ़ रहे हैं, वो हिंदी को, इंग्लिश को, मराठी को, उर्दू, ये अलग अलग लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसे टीचर को क्या करना चाहिए कि इसे एक बाधा नहीं समझनी चाहिए, इसे समझना क्या है, संसाधन, ये सोर्स समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती है कि प्रत्येक बच्चे को एक ही तरीके से सिखाए, यानी कि सिर्फ हिंदी से ही सब बच्चों को सिखाए या फिर सिर्फ इंग्लिश से सिखाए, सिर्फ मराठी से, तो गलत हो जाएगा। ऐसा करेगी तो बाकी बच्चे बेचारे कैसे सीख पाएंगे ना, तो गलत है। दूसरा क्या है कि बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सके कि भाषा से क्या सके परिचित हो सके। तो थोड़ा सही लग रहा है, अगला भी देख लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके। नहीं, ऐसा चाहकर भी टीचर नहीं कर सकती। मान लीजिए अगर टीचर को इंग्लिश बोलनी आती है और उसके स्टूडेंट्स हिंदी, मराठी, पंजाबी सभी बोलते हैं, तो एक टीचर कैसे सारी लैंग्वेज सीख पाएगी? थोड़ी थोड़ी सीख ले फिर भी वो निपुणता कभी हासिल नहीं कर पाएगी। अगर वो हिंदी बोलेगी तो वो इंग्लिश में निपुण नहीं होगी, निपुण होगी अगर इंग्लिश में तो मराठी में नहीं हो पाएगी, संस्कृत में होगी तो पंजाबी में नहीं हो पाएगी। मतलब सारी लैंग्वेज में वो निपुण नहीं हो सकती चाह कर भी, क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन होती है ना। चौथा कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। हर एक बच्चा क्या कर महसूस कर सके, सुरक्षित और स्वीकृत। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि जो प्रत्येक बच्चा यानी हर एक बच्चा है जिसकी अलग अलग लैंग्वेज है वो क्या कर सके कि सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। उसे ऐसा ना लगे कि वो अलग थलग है, मतलब उसे ना लगे कि मैं अगर पंजाबी बोलता हूँ या हिंदी या इंग्लिश अंग्रेजी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज मराठी वगैरह बोलता हूँ तो मैं यहाँ इन लोगों से कैसा हूँ, अलग हूँ, मतलब डिफरेंट। उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, उसे एक साथ फील होना चाहिए कि मैं भी इन लोगों के जैसा ही हूँ, और सुरक्षित महसूस होना चाहिए। तो अलग थलग उसे ना फील कराना चाहिए। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हम क्या कह रही है कि भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं। मतलब भारतीय कक्षा में क्या होता है कि सब बच्चे होते हैं अलग अलग लैंग्वेज वाले, वो एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। उन्हें कैसे सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में। ठीक है, जिससे प्रत्येक बच्चा कैसा महसूस कर सके, सुरक्षित और स्वीकृत। अगला क्वेश्चन क्या है कि गहन पठन रणनीति डेस पर बल देती है। ऑप्शन ए है कि आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना। ऑप्शन बी है विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी है संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना। और ऑप्शन डी है दूसरों के लिए पढ़ना। हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। गहन पठन रणनीति में गहन पढ़ना, गहन से मतलब होता है कि बारीकी, गहन से पढ़ना मतलब विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। हम कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए अगर उसे पढ़ रहे हैं तो वही वाला कहलाता है गहन पठन रणनीति। ठीक है, आनंद के लिए पढ़े या फिर संपूर्ण समझ के लिए पढ़े वो अलग बात हो जाती है, लेकिन गहन पठन रणनीति विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ने पर बल देती है, इसलिए अन्य विकल्प वो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि डेस और यह है कि महत्व
महत्वपूर्ण संकेत को उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ऑप्शन ए है कि उन्हें अपनी लिखावट को सुधारने में मदद करता है, यानी कि जो उद्यमीन पाठक है उसके लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन क्यों है? इसलिए है कि वो क्यों सिर्फ संकेत को उपलब्ध करा रहा है कि कहानी में हो क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है, या फिर इसलिए कि वो उसके लिखावट को सुधारने में मदद कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि इसलिए बनाता है क्योंकि वो उसे आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक मतलब बढ़िया लेखक बनाता है। और तीसरा चौथा कह रहा है कि ये उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है, इससे वो सुनने में अच्छी क्षमता पाते हैं। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि ये महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ठीक है, उद्यमन पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण संकेत को उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उद्यमी पाठक के लिए चित्र पठन क्या होता है, एक मूल्यवान संसाधन होता है क्योंकि इससे महत्वपूर्ण संकेत हमें उपलब्ध होते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है। चित्र पठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी सीटेट में हिंदी की पेडागोजी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डैश शामिल है। ऑप्शन ए है सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी है विषय वस्तु में कठिन शब्द, ऑप्शन सी है विचार प्रस्तुति और सुसंगता, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विचार प्रस्तुति और सुसंगता एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में शामिल है। ठीक है, विचार प्रस्तुति और सुसंगता। हमारी व्याख्या भी कह रहे हैं एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में प्रभाव विचारों को, प्रस्तुति को, सुसंगता को शामिल किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प जो होते हैं वो प्रभावी अनुच्छेद के लिए प्रयोग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, ये कहलाता है। ऑप्शन ए है स्ववर्तनी लेखन, ऑप्शन बी है समसामयिक लेखन, ऑप्शन सी है आड़ी तिरछी रेखाएं, ऑप्शन डी है जिंग जैंग लेखन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आड़ी तिरछी रेखाएं। एक छोटा बच्चा होता है वो किसी भी सतह पर पेंसिल या फिर मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करता है और ये आड़ी तिरछी रेखाएं कहलाता है। हमारा एक व्याख्या कह रही है कि छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों का ये क्रियाकलाप आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना कहलाता है। क्या कहलाता है? आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र भाषा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन, ऑप्शन बी है अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़े के रूप में समझना, और ऑप्शन डी है ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। ये समग्र भाषा से तात्पर्य है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समग्र भाषा से तात्पर्य होता है कि जो शब्द होते हैं उनको भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, जबकि अन्य विकल्प संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा की शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, वह डैश का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है व्याकरण अनुवाद पद्धति, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष पद्धति, ऑप्शन सी है संरचना उपागम, और ऑप्शन डी है संप्रेषण परक उपागम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, एक शिक्षिका है वो लक्ष्य भाषा की शिक्षण के लिए बच्चों की जो मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज है उसका प्रयोग कर रही है, उसको अनुदेशन का माध्यम बनाती है। तो वो किसका प्रयोग कर रही है? वो व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को डैश और अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। ऑप्शन ए है याद रखने और समझने, ऑप्शन बी है समझने और विश्लेषण करने, ऑप्शन सी है परखने और विश्लेषण करने, ऑप्शन डी है परखने और संश्लेषित करने। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, समझने और विश्लेषण करने। सुनना और दूसरे व्यक्ति की जो मौखिक भाषा होती है और गैर शाब्दिक संदेश होते हैं उसको समझने और विश्लेषण करने एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की क्या है? एबिलिटी यानी कि योग्यता है। हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यात करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए है देखभाल करने वाले का बाग, ऑप्शन बी है बाल निर्देशित बाग, ऑप्शन
सी है शिशु निर्देशित बाग। ऑप्शन डी है शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए देखभाल करने वाले का बाग। भाषा सीखने में भाषाई निवेश जो होता है उसको व्याख्यात करने में देखभाल करने वाले का बाग, देखभाल करने वाले का बाग शब्दावली जो है वो सर्वाधिक क्या है, उपयोगी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसकी भाषा विकास सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है। ऑप्शन ए है वाक्य संरचना की समस्या, ऑप्शन बी है भाषा के अर्थ की समस्या, ऑप्शन सी है विकास की संवेदनशील अवधि, ऑप्शन डी है सहज प्रज्ञावाद। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी विकास की संवेदनशील अवधि। एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या फिर कोई भी खुलासा नहीं होता है, तो उसका विकास कैसा होता है, सीमित, और ये विकास की संवेदनशील अवधि होती है उसका समर्थन कर रहा है। हम क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है। ऑप्शन ए है संबंध बनाना, ऑप्शन बी है अनुमान लगाना, ऑप्शन सी है लिपिबद्ध करना, ऑप्शन डी है अवबोधन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी लिपिबद्ध करना। ये पठन का उपकौशल नहीं है बल्कि संबंध बनाना, अनुमान लगाना और अवबोधन ये पठन के उपकौशल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि ये भाषा अर्जन को सुगम यानी आसान बनाती है। शिक्षक का ये विश्वास देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन डी है स्टीफन क्रैशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी स्टीफन क्रैशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। एक जो शिक्षिका है वो इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि ये भाषा अर्जन को सुगम यानी आसान बनाती है। शिक्षक का विश्वास स्टीफन क्रैशन का भाषा अर्जन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है, यानी इसमें से वो कौन सा उदाहरण है जो निर्माणवादी कक्षा कक्ष का है। ऑप्शन ए है कि बच्चे समूह में परस्पर मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है, मतलब जब बच्चे आपस में एक दूसरे से कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, तो वो निर्माणवादी कक्षा है कि नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब हमने कुछ बोर्ड में लिख दिया है और उसको आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, वो भी सुंदर लिखावट में, तो ये क्या निर्माणवादी कक्षा कक्ष हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे क्या निर्माण हो रहा है, कुछ भी नहीं। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि जो टीचर जो कुछ भी बोल रहा है और वो बच्चा है बड़े ध्यान से सुन रहा है और कोई किस तरह की बातें नहीं कर रहा, तो वो निर्माणवादी हो जाएंगे, ऐसा तो भी नहीं होगा, ये भी गलत है। और अगला कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ऐसे टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाए वो बहुत ही ज़्यादा जो अनुभवी हो, तो इससे निर्माणवादी कक्षा बनेगी, इससे भी नहीं बनेगी। तो हमसे पूछ रहा है कि निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा कि बच्चे जब आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, एक दूसरे डिस्कशन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे क्या मतलब करना चाहिए, और थोड़ा सा शोरगुल हो रहा हो, तो वही निर्माणवादी कक्षा कक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का विकार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि ऑप्शन ए है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है, ऑप्शन बी है भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है, ऑप्शन सी है हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं भाषा उसका निर्धारण करती है, ऑप्शन डी है कि विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ठीक है, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है। हमारी इस व्याख्या कह रही है कि भाषा का विचार सापेक्ष रूप से विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।